ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो तुम कितने सवालात बना चुके हो? 40? जी 40 बनाए। अच्छा। और गालिबन ज़ुहैब अफरीदी जो है, इसने मेरे ख्याल से आ गया ये, इसने काफ़ी सारे सवालात बना लिए हैं, राइट? मैं इसको फेसबुक पे लाइव ले जाता हूँ। देखता हूँ कि मैं इसको लेके जा सकता हूँ कि नहीं। चलो, इसको मैं बाद में डाल दूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। शुरू करें भाई? बिस्मिल्लाह, हम शुरू करें? ठीक है। एक बड़ी ज़बरदस्त जो है ना हदीस है, क्योंकि मैं उसके ऊपर जो है ना अभी एक आर्टिकल लिखने वाला हूँ, ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर जो है, और पूरे उम्मत मुस्लिमा के अंदर ये एक बड़ी बीमारी है, बड़ी खतरनाक। बाहर मुल्क में तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ी ख़राब बीमारी है, क्योंकि इनका तो कानून ऐसा है ना कि उसमें आ, इस तरह का रूम बनाते हैं कि आपको जो है ना तकलीफ दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पर जो है एक सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको जस्टिस मिल जाती है। अगर आप लॉयर नहीं कर सकते तो आपको लॉयर दे दिया जाएगा, लेकिन जो कानून है वो तो इंसान का बनाया हुआ है ना। लेकिन पाकिस्तान हो गया और जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, वो सो कॉल्ड मुस्लिम ममालिक हैं, बराए नाम है, असल में है तो नहीं। तो जैसे सऊदी अरेबिया है, वो कोई मुस्लिम मुल्क नहीं है, ठीक है? पाकिस्तान है, वो कोई मुस्लिम मुल्क नहीं है। मुस्लिम मुल्क वो है जहाँ अल्लाह उसकी शरीयत का नफाज हो, अल्लाह उसके रूह की शरीयत का नफाज हो। तो अभी मैं भाई से बात कर रहा था और कोई हमारा केस चल रहा है जिसपे मतलब कि ना अजीब, करोड़ से ऊपर पैसे लग चुके हैं, और बस इंसान जो है ना जो है वो कोर्ट आता है, कोर्ट जाता है, कोर्ट आता है, कोर्ट जाता है, बस यही होता रहता है, राइट? तो मैंने कहा यार कि इसके बारे में पढ़े तो सही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, राइट? कुरान के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जस्टिस के ऊपर, ठीक है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उमर इब्न यूनुस से रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रिवायत है, जो तो उन्होंने फरमाया कि अगर मैं इसको तर्जुमा करता हूँ, इफ एनीवन सीक्स द ऑफिस ऑफ अ जज अमंग मुस्लिम्स टिल ही गेट्स इट, अगर कोई भी इंसान जज का या ऐसा कोई लॉ का ऑफिस अपना लेता है जिसमें उसको काम करना है, वो काम करना चाहता है, राइट? तो अगर वो ऑफिस लेता है, लिखा है टिल ही गेट्स इट एंड हिज जस्टिस प्रिवेल्स ओवर हिज टायरनी, यानी कि अगर वो मतलब क्या ना, अगर वो ज्यादती नहीं करेगा किसी के साथ और इंसाफ से फैसला सुनाएगा, ही विल गो टू पैराडाइज, वो जन्नत में जाएगा। बट द मैन हुज टायरनी प्रिवेल्स ओवर हिज जस्टिस विल गो टू हेलफायर, और वो आदमी जो ज्यादती करेगा वो दोजख में जाएगा, क्योंकि उसने इंसाफ नहीं किया। तो ये जो जजेस हैं हमारे और ये जो लॉयर्स हैं हमारे, तमाम मुस्लिम ममालिक में देख लो, सो कॉल्ड मुस्लिम ममालिक, अगेन सिर्फ बराए नाम है, वो कोई मुसलमान तो नहीं है। तो वहां अगर देखा जाए तो वहां किसी को कोई इंसाफ नहीं मिलता, मिल ही नहीं सकता आपको इंसाफ, क्योंकि ये देखो, ये हदीस जो है ना बड़ी जबरदस्त है। इसमें अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है ना, तो ये मुझे पढ़ के लगा कि भाई आप सब्र से काम लें, राइट? क्योंकि जस्टिस अल्लाह आपको दिलाएंगे। इसके आगे मैंने ना बहुत सारी हदीस निकाली। ये जो है जो है ना अल्बानी सुन्ने इब्ने दाऊद में से है। इसके बाद एक और हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इफ एनीवन सीक्स द ऑफिस ऑफ अ कादी, अगर कोई कादी बनना चाहता है अमंग मुस्लिम्स, टिल ही गेट्स इट एंड हिज जस्टिस ओवर हिज टायरनी, मतलब अगेन ये जो है ना उनकी तरफ से भी है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से भी है, ठीक है?
तो अगर वो ज्यादती नहीं करेगा और बिल्कुल इंसाफ के साथ फैसला सुनाएगा तो वो जन्नत में जाएगा, लेकिन वो आदमी जो इंसाफ के साथ फैसला नहीं सुनाता, ठीक है, वो दोज़ख में जाएगा। फिर इसके बाद एक और हदीस है जो इसके ऊपर है, तो बहुत सारी हदीस। एक और है कि द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द बेस्ट फाइटिंग जिहाद इन द पाथ ऑफ अल्लाह इज टू स्पीक अ वर्ड ऑफ जस्टिस टू एन ऑप्रेसिव रूलर। अजीब, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि भाई सबसे बेहतरीन जिहाद वो है, ठीक है, कि जो अल्लाह के रास्ते में इंसान सच्चाई के साथ बात करे, अगर वो जालिम हुक्मरान ही क्यों ना हो। तो ये हमारे उलमा के ऊपर बात आती है, हमारे उलमा खामोश बैठे रहते हैं, ये ठीक है, और वो कोई बात ही नहीं करते, ठीक है। और जो बात करते हैं, जैसे सैयद कुतुब रहमतुल्लाह ने बात की, और जो दूसरे उलमा ने बात की, ठीक है, सैयद कुतुब रहमतुल्लाह बहुत बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्कॉलर थे, तो उनको मार दिया, ठीक है, टंगा दिया। और सऊदीया के अंदर भी यही हुआ, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमने कहा सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात करूँ कि जो है ना हदीस जो है ना भरी रखी हुई है, भरी पड़ी हुई है, ठीक है, जो इंसाफ के ऊपर उसके ऊपर है। तो अगर किसी के साथ ज़्यादती हो रही है ना, तो वो सब्र से काम ले, ठीक है। अल्लाह ताला उसको जो है ना इंसाफ दिलाएँगे क़यामत के दिन। तो जो मुझे ठीक है, ये मुझे पढ़ के अंदाज़ा हुआ है कि पाकिस्तान और दुनिया भर में जहाँ पर भी जो आपके साथ ज़्यादती कर रहा है, आप बर्दाश्त करें, सब्र करें, अल्लाह ताला काम आपको आसानी करेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का जो सेशन है हमारा, उसमें हम डायरेक्टली सवालात रिव्यू करेंगे, जो आप लोगों ने सवालात जमा कराए थे, ठीक है। अ, अगर किसी को कोई सवाल नहीं है कि सवाल बनाना कैसे है, क्या करना है, तो फिर हम लोग जो है ना डायरेक्टली उसके ऊपर जा सकते हैं। अ, जो शुरू में मैं कुछ अहादीस शेयर कर रहा था, वो इसलिए कि बताने के लिए कि भई पाकिस्तान में और दुनिया भर में कहीं पर भी आप जाएँ, तो जब तक इस्लामी निज़ाम नहीं होगा ना, तो तब्दीली बिल्कुल भी नहीं आ सकती। आप कुछ भी कर लो, तब्दीली नहीं आएगी, कुछ नहीं हो सकता। ओके, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं आप लोगों को अच्छी खुशखबरी सुना देता हूँ। हमारी जो लैब्स हैं कॉर्ट्स की, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की लैब्स बन रही हैं। तो उसमें आप लोगों को जो चीज़ टेस्ट करने को मिलेगी, मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बता देता हूँ, ठीक है? और वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लैब्स हैं। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर लें, जो-जो आपने सवालात बनाए, ताकि हम लोग यहाँ रिव्यू कर लें और उसको फिर जो है ना हम लोग पब्लिश कर लें इंशाअल्लाह, ठीक है? और जिसने जितने सवालात बनाए होंगे उसको मुआवज़ा दे दिया जाएगा, राइट? तो हम इसके ऊपर आज का जो हमारा मौज़ू है, वो इसी के ऊपर है कि किसने कितने सवालात बनाए, वो सवालात एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं है, और उसको आगे लेके जा सकता है, इम्पोर्ट कराया जा सकता है। अगर वो इम्पोर्ट होंगे, ऑब्वियस सी बात है, उसके ऊपर आप लोगों को जो मुआवज़ा है वो आपको दिया जाएगा। किसी के कोई सवाल है इसके ऊपर, इससे इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, हमें एक्सेल शीट वही यूज़ करनी जो लास्ट टाइम आपने शेयर की थी? जो लास्ट टाइम मैंने शेयर की थी वही करनी है, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं करनी है। अगर आपने उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस करी, तो वो जो है ना हम लोग उसको इम्पोर्ट नहीं कर सकेंगे, राइट? स ठीक है ना? सही। तो ये चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा कि एक्सेल शीट जो है, वो वैसे ही यूज़ करनी है जैसे मैंने आपको प्रोवाइड की है। अगर एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेनेशन लिखनी है, रेफ़रेंस नंबर लिखना है, ऑथर का नाम लिखना है, और जिस बुक से आपने बनाया उस बुक का चैप्टर का नाम लिखना है, और अगर आप पेज भी लिख सकते हैं तो पेज भी लिख दें। क्योंकि जी। जैसे तारिक महमूद साहब जो हमारे सीईओ हैं अन्नाफ़े कंसल्टिंग के और अन्नाफ़े ई-पे के, ठीक है? उन्होंने मुझे मैसेज किया था, उन्होंने कहा था कि भई आप जो हैं अब्दुल्ला तारिक के वालिद हैं, यहाँ पर जो मोहम्मद अब्दुल्ला तारिक बैठा हुआ है, ठीक है? तो वो हमारे बड़े हैं, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी मशवरे करता हूँ। तो वो जो हैं उन्होंने कहा कि भई इसके अंदर जो है ना आप पेज नंबर भी डाल दें कि किस पेज बुक में से किस पेज से आपने क्या चीज़ बनाई है, ताकि अगर किसी को कोई ऑडिट रेफ़रेंस करना हो तो वो वहाँ जाके कर सके, राइट? तो अभी तो जो आपने जो सवालात बना लिए ठीक है, लेकिन अगर आप उसको सवालात को जो है ना पेज नंबर डाल दें नेक्स्ट टाइम से, तो प्लीज़ ज़रूर डालिए, ताकि हमें पता हो। जैसे जो है ना ज़ुहैब अफ़रीदी ने जो सवालात बनाए, तो वो उसने बिल्कुल उसके अंदर से साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल के अंदर से निकाल लिया चैप्टर में ना। उसने चैप्टर्स के नाम दे दिए, हर चीज़ लिख दी, तो बड़ी क्लियरली उसने सब चीज़ें डिफाइन कर दी। लेकिन उसमें चैप्टर अगर पेज नंबर डाल दें, फलाँ पेज, पेज नंबर 1, 2, 3, 4, जी, मैं यही कर रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ पेज नंबर हाँ, सारा पेज साथ-साथ। नंबर मेंशन किया जाए तो बहुत अच्छा है, ताकि जो है ना हमारा काम उससे आसान हो सके। तो मैं ये फाइल्स खोल देता हूँ सारी, और हम क्विकली रिव्यू करते हैं, और उसके बाद जो है ना उसको वो करते हैं। हाँ, मैं आपको गनीमा का थोड़ा-सा बता दूँ, गनीमा में आपको जो है जो लैब्स मिलेंगी, वो बहुत अच्छी लैब्स हैं।
और बड़ा दिल खुश होता है कि जब मुझे पता चलता है कि इतना अच्छा सारा हमारा अल्लाह के फजल से काम हो रहा है। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की लैब्स हैं, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग की लैब्स हैं। पहले आप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट सीखेंगे, फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग सीखेंगे। फिर इन दोनों को करने के बाद आप नेटवर्क में पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, फिर बग बाउंटी सीखेंगे। और हमारी CIS ये 31 जुलाई को रिलीज होनी है, ये 4 एरियाज की। इसके बाद जो है वो जो लैब्स हैं वो आपकी अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, ठीक है, मैं एक डॉक्यूमेंट क्विकली शेयर कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारी 31 अक्टूबर को, ये हो सकता है हम जुलाई को रिलीज करें, हो सकता नहीं हो, लेकिन 30 अक्टूबर को जो है ना PCI DSS की लैब्स आ रही हैं। तमाम PCI DSS में फ्लैग्स होंगे, कैप्चर द फ्लैग होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। ISO 27001 की नेटवर्क लैब्स आ रही हैं। ब्लू टीम लैब्स हैं, रेड टीम लैब्स हैं। रेड टीम लैब्स में सारी माइटर अटैक्स हैं, माइटर के अटैक्स हैं। पर्पल टीम लैब्स हैं इसके अंदर भी। ब्लू टीम में बहुत सारी सीम और दूसरी इस तरह की चीजें हैं, ठीक है, जो हमने डाली हैं। इसके बाद जो है वो स्काडा की लैब्स हैं। स्काडा में बहुत अच्छे आपको ना तमाम प्रोटोकॉल्स को ब्रेक कैसे करना है, क्या करना है। ये सारी शीट है बहुत बड़ी सी, ये तो मैं आपको भी नहीं दिखा रहा, ठीक है। इसमें बड़ी सेंसिटिव चीजें हैं, लेकिन आप ये सब वहाँ देखेंगे। साइफर हमारी प्रोडक्ट है, उसकी लैब्स भी हैं। डिजिटल फोरेंसिक्स की लैब्स हैं, थ्रेट हंटिंग की। निस्ट के स्टैंडर्ड्स की सारी लैब्स आ रही हैं। तो निस्ट के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनकी लैब्स हैं, ठीक है। GDPR की लैब्स हैं। अगर आपने GDPR किसी नेटवर्क में इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो कहाँ, किधर, कैसे, क्या चीज़ देखते हैं। CCPA ये कैलिफोर्निया का प्राइवेसी एक्ट है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा चलता है, इसकी लैब्स हैं। HIPAA की लैब्स हैं, एक पूरा लैब, एक नेटवर्क बना होगा जो हॉस्पिटल का होगा। तो हॉस्पिटल नेटवर्क में अटैक्स कैसे होते हैं और कहाँ-कहाँ से क्या गलतियाँ होती हैं। फिर SOC 1, 2, 3 टाइप 1, 2 की जो लैब्स हैं, ये हैंड्स ऑन लैब्स हैं जो कि आपको बताएंगे कि SOC 1, SOC 2, SOC 3 टाइप 1, टाइप 2 कैसे करते हैं, ठीक है। ये ऑडिट्स हैं। FedRAMP की लैब्स हैं। FedRAMP US का एक स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसके बाद जो है ITSG की लैब्स हैं, ठीक है। ITSG 33 लैब्स जो हैं ये कनाडा में गवर्नमेंट यहाँ की फॉलो करती है, उसकी लैब्स हैं। पिप्डा की लैब्स हैं। अगर आप देखें ना तो दुनिया में इस वक्त एक प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है हैक द बॉक्स, ठीक है। ये तो एक अलग चीज़ है, ठीक है। हैक द बॉक्स एक प्लेटफॉर्म है और ये सिर्फ आपको हैकिंग सिखाते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। बस आपको ना अटैक्स वगैरह सिखा देंगे, सब कुछ बता देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें और हमें मेजर डिफरेंस ये है, इसमें और हमें मेजर डिफरेंस ये है, जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है वो ये है, एक मिनट सब्र कीजिएगा, कहाँ गया वो, हाँ, कि हम आपको वो तमाम चीज़ें, मतलब कि बेसिक से लेके एडवांस लेवल के स्किल्स, और उसके बाद जो है आपको ऑर्गेनाइजेशंस में काम कैसे करना है, क्या नहीं करना, वो सब चीज़ों की लैब्स आपको दी जाएंगी। सो अगर इसमें क्यूमुलेटिवली देखा जाए तो इसके अंदर जो है ना तकरीबन 25 लैब्स हैं, इसके अंदर जो है तकरीबन 50 हैं और इसके अंदर 50 हैं, राइट। तो 125 या 150 के करीब लैब्स हैं टोटल। फिर बग बाउंटी के अंदर जो है तकरीबन मैं अगेन ये दिखा नहीं सकता आपको, बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा सा सब्र कीजिए, ठीक है। वो हैं और उसके बाद फिर ये लैब्स अलग हैं। NIS निस्ट डायरेक्टिव है जो यूरोपियन यूनियन में, जो यूरोप में रहते हैं लोग, तो वहाँ उनके गवर्नमेंट का निस्ट डायरेक्टिव है। FFIC की US बैंकिंग रेगुलेशन की लैब्स हैं कि US में जो लैब्स, जो बैंक्स होते हैं उनको सिक्योर कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें फॉलो की जाती हैं। स्विफ्ट लैब्स हैं। स्विफ्ट अगेन दुनिया में एक स्टैंडर्ड है जो तमाम बैंक्स फॉलो करते हैं। तो उनका याद है, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि बांग्लादेश का एक पूरा नेटवर्क था जो किसी बैंक कुछ लड़कों ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया था और बैंकों से सारे पैसे निकाल लिए थे फेडरल रिजर्व से, मुख्तलिफ जगहों से। कुछ याद है आप लोगों को? न्यूज़ में आया भी था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो स्विफ्ट की वल्नरेबिलिटी थी, तो भी उसमें स्विचेस थे, सब चीज़ें थी। जो स्विच एक चल रहा था तो उसमें डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स चल रहे थे, राइट? तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आएँगी और फिर क्लाउड लैब्स जो हैं फिर हमारी अलग हैं, जो चीज़ें उसको कवर करेंगी। सो ये एक क्विक अपडेट था, क्योंकि वीडियो अपलोड भी होती है, आप लोगों को मिलेगी भी वहाँ से, ताकि आप लोगों को पता चले कि भई जो है ना जो काम है वो किस तरह से क्या हो रहा है। इन लैब्स को करने के बाद कोई चीज़ आपकी बचती नहीं है, अगर आप कोई भी चीज़ आपको करनी हो, it becomes way easier for you to follow these inshallah and to get them done inshallah. So that's the whole idea कि उसको कैसे किया जा सकता है। अब मैं ज़रा आप लोगों की फाइलें खोल दूँ ताकि मुझे पता हो, ठीक है। 3 लोगों ने मुझे फाइलें भेजी हैं,
जिसको आज मैं रिव्यू करूँगा और उसको जो है ना हम लोग फिर अप्रूव करके इसको इंपोर्ट कर देंगे और आगे लेके चले जाएंगे। ओके, सो सबसे पहला जो अब इसमें जितने सवालात हैं, ये सब के सब जो सवालात हैं आपको पोर्टल में मिलेंगे, ठीक है। मकसद ये है कि यहाँ पर क्विकली इनको एक तरह से रिव्यू कर दिया जाए, देख लिया जाए और अगर उसमें कोई ऐसी मिस्टेक है तो हम बता दें। मैं सारे सवालात नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। जो सवालात आप लोगों ने सबमिट किए हैं, दिस इज़ मोर देन इनफ। जैसे यहाँ पर पहला सवाल है, इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, इससे पहले कि मैं फिर ये सवालात रिव्यू करना शुरू करूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई वालेकुम मैं अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैंने पूछना था, ये जो क्लाउड लैब्स हैं उसके अंदर कौन कौन से मतलब के प्लेटफॉर्म यूज करेंगे आप? एज्योर का है या AWS है या गूगल? हमने चार इसके लिए वो उठाए हैं लोग, 4 बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं दुनिया में। एक जो है OVH है, कनाडा में बहुत बड़ा है, अगर आपको पता नहीं है। जी शेयर्ड आपने सर्विसेज बताया था OVH जी। शेयर्ड सर्विसेज कनाडा इस्तेमाल करता है, ठीक है। OVH एक बहुत बड़ा है, हमने फ्रेंच कंपनी, हमने उसको उठाया है, GCP को उठाया है, अश्योर को उठाया है और बेसिकली AWS को उठाया है। ये 4 बड़े प्रोवाइडर्स हैं। इसके अंदर हम लोग जो है आपको उनकी कॉन्फ़िगरेशंस कैसी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, किस तरह से क्या चीज़ें दिखनी चाहिए। इसके अंदर एक और चीज़ है जो अभी मैंने नहीं डाली है, वो है कि जो ना क्लाउड सिक्योरिटी का एक स्टैंडर्ड है। उसका क्या नाम, मेरे ज़हन से नाम निकल रहा है। अब्दुल्ला तुम्हें याद है क्लाउड सिक्योरिटी का एक स्टैंडर्ड है? CSK का क्या नाम है उसका? CCSK? CCSK, राइट। तो CCSK जो है ना एक स्टैंडर्ड है, CCSK। उन्होंने क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस का, तो उन्होंने उसकी ना ऑडिटिंग की ना, 4 वो बनाई हुई हैं कि अगर आपने उस क्लाउड को डिप्लॉय करना है तो उसकी 4 उनके ना एरियाज हैं जिसको उन्होंने बनाया हुआ है, राइट। उसका नाम क्या है? क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस के नाम से, एक मिनट सर, वो उनका एक स्टैंडर्ड है, क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस। उनका एक स्टैंडर्ड है बड़ा अच्छा किस्म का, CSA, नॉट CCSK, CSA। तो जो CSA जो है ना, CSA का जो उनकी वो है ना, मतलब कि उन्होंने 3 लेवल्स बताए हैं उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक ना। मैं वो देखना चाह रहा हूँ कि क्या है उनका स्टैंडर्ड। उनमें लेवल 1 है, लेवल 2 है और लेवल 3 है। कहाँ गया? मेरे ज़हन से निकल गया क्योंकि मैंने इसकी 2 साल पहले इम्प्लीमेंटेशन की थी। मुझे ज़हन में याद भी नहीं आ रहा। लेकिन इट्स वेरी, मतलब इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्टार उनका एक रजिस्ट्री प्रोग्राम है। तो उसमें अगर आपने किसी भी क्लाउड को रजिस्टर कराना है तो आप उनसे ये पूछते हैं, बिस्मिल्लाह, एक मिनट। आप उनसे ये पूछते हैं कि भाई आपने जो क्लाउड बनाया है इसकी मैच्योरिटी क्या है? क्या ये जो है लेवल 1 असेसमेंट पास करेगा या लेवल 2 थर्ड पार्टी ऑडिट पास करेगा, ठीक है। तो लेवल 1 असेसमेंट जो है वो सेल्फ असेसमेंट है, ठीक है। अगर आप किसी को अपना क्लाउड बेचते हैं, जैसे आप एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, CSP हैं, आपने क्लाउड बनाया अपना और आपने कहा कि भाई मैं वेब एप्लीकेशंस डेवलप करता हूँ और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस देता हूँ, मेरी सारी सर्विस जो है सॉफ्टवेयर सर्विस क्लाउड में चलती है, ठीक है। और मैंने इस क्लाउड को, जो मेरा अपना क्लाउड है, जो मैं GCP का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसका भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि मैंने इसको सिक्योरली कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास ना 2 किस्म के लेवल्स होते हैं, एक होता है स्टार 1, एक होता है स्टार लेवल 2। स्टार लेवल 1 जो है वो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनेयर है, उसको आप भरते हैं और जमा कर देते हैं। स्टार लेवल 2 जो है वो थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, ठीक है। वो बड़ा डिटेल ऑडिट होता है और उसमें आप जो है पूछते हैं, मतलब कि उसमें आप पूरा बताते हैं कि भाई आपका जो पूरा प्रोग्राम है ना, उसका वो क्या है। मैं आप लोगों को क्विकली दिखा देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी हमने सवालात बनाने हैं, राइट। इसको मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। स्टार क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस है ना उसका नाम। और बाकी भाई ITSG 33 इसका भी कोई कोर्स भी करवाएंगे या खाली लैब्स होंगी? नहीं, ये सबके कोर्सेज भी हैं, लेकिन ये कोर्सेज लैब्स में होंगे क्योंकि आपको पूरा स्टैंडर्ड ITSG 33 जो है ना, वो पूरा स्टैंडर्ड पढ़ाएंगे
और पढ़ाने के बाद उसको वो एक क्लाउड में चल रहा होगा, तो उस क्लाउड का ऑडिट कैसे करना है आपने, जी सर। ठीक है। तो उसके जितने भी जो फ्लैग्स होंगे वो आप कैप्चर करके दिखाएंगे, कैप्चर ना फ्लैग कैप्चरिंग होगी इसके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो उसमें आपको फिर पता चलेगा कि काम कैसे होता है। जैसे ये स्टार प्रोग्राम है, अगर मैं यहाँ स्टार प्रोग्राम में जाता हूँ, स्टार होम, ठीक है, तो इसकी जो ऑडिट्स है ना, ये क्लाउड लैब्स में आएंगी। इसके अंदर जो है आपको दो, जैसे मैंने आपको बताया कि दो ऑडिट्स, दो लेवल्स होते हैं, ठीक है। एक लेवल 1 होता है सेल्फ असेसमेंट के, एट लेवल 1 ऑर्गेनाइजेशंस कैन सबमिट वन और बोथ ऑफ द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क। अब सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फ्रेमवर्क जो है, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है वो ISO 27001 के हिसाब से बना हुआ है, और जो प्राइवेसी फ्रेमवर्क है वो ISO 27017 और 27018 के हिसाब से बना है, जो मैंने क्लाउड सिक्योरिटी नहीं पढ़ाया था पूरा, राइट, लीड ऑडिटर का जो कोर्स है, तो उसके हिसाब से ही है, क्योंकि सारे कंट्रोल्स वही हैं, कोई नए कंट्रोल्स नहीं है, मगर इन्होंने एक तरह से अच्छे तरीके से उसको वो बना दिया है, और उसमें 3-4 और नए चीज़ें डाल के उसको अच्छा कर दिया है। तो लेकिन जो उसका जो मेन बेस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ISO के स्टैंडर्ड के ऊपर ही खड़ा हुआ है, ठीक है। फॉर द सिक्योरिटी असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज अ क्लाउड कंट्रोल मैट्रिक्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, तो वो सब चीज़ों का इसमें जिक्र हुआ है, राइट। ये चीज़ें हैं। फिर हु शुड परस्यू लेवल 1, operating in a low risk environment, working to offer increased transparency around the security controls they have in place, and looking for a cost effective way to improve trust and transparency. लोग बहुत सारी organizations जो अपनी services बेचती हैं, software as a service, application as a service, किसी किस्म की भी as a service, तो वो organizations जो होती हैं वो आपको जो है ना क्लाउड की असेसमेंट करवाती हैं कि भाई आप आपसे हम सर्विस लें, लेकिन आप हमें चेक कराएं कि आप स्टार लेवल 1 आपके पास है या नहीं है, ठीक है। तो लेवल 1 जो है ना वो एक सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन आप खुद भरते हैं, आपको सच्चाई से भरना होता है, ठीक है। आप उसमें झूठ नहीं बोल सकते, अगर आप झूठ बोलेंगे तो बड़ी बदनामी है, और उसके अलावा आपको ब्लैक लिस्ट भी कर देते हैं। GDPR की सेल्फ असेसमेंट होती है, ठीक है, और GDPR के क्या कंट्रोल्स हैं, उनका ऑडिट कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा है इन्होंने दिया हुआ है। फिर इसके बाद लेवल 2 है। लेवल 2 जो है मीडियम टू हाई रिस्क एनवायरनमेंट्स हैं, और जिसमें जिनके पास ऑलरेडी ISO 27001 हो, या SOC 2 हो, या GBT 22080 2008 जो है ना स्टैंडर्ड ये हो, ठीक है, या फिर आप जो है बेसिकली ये जो है ना उसका स्टैंडर्ड है कोड ऑफ चाइना, जैसे चाइना ने 27001 की जगह अपना 22081 बनाया हुआ स्टैंडर्ड, ठीक है। तो चाइना जो है वो अपनी पैरेलल एक बॉडी बना रही है ISO के मुकाबले में, और वो जो है ना सारी चीजें जो है ना कॉपी करके इस तरह से कर रही हैं, राइट। तो दे आर वेरी क्लेवर, बट इट्स वेरी गुड, मतलब कि मुसलमानों को भी करना चाहिए काम। तमाम जो मतलब कि 2 बिलियन की पॉपुलेशन है, और ये तमाम अगर OIC की कंट्रीज को काम करना है तो दे शुड क्रिएट देयर ओन स्टैंडर्ड्स, राइट, कॉपी करके उसको इम्प्रूव करके बना सकते हैं, ठीक है। तो ये उस पर काम हो सकता है। 1 मिनट होल्ड कीजिए। इसके अलावा फिर लेवल 2 जो है इसकी वेरिएशंस हैं। स्टार अटेस्टेशन फॉर SOC 2 अगर आपने करना है, स्टार अटेस्टेशन फॉर SOC 27001 2013, द ग्रेटर चाइना मार्केट के लिए उन्होंने एक अलग से बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो जब हम CCSP के सवालात बनाएंगे तो CCSP जो है अगर आपको 27001 और ये सब चीज़ें आती हैं आपको, तो आप लोग कर सकेंगे, क्योंकि अगर आप दुनिया में आप स्काडा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या अगर आप लोग जो हैं साइबर सिक्योरिटी की किसी भी इंडस्ट्री में जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे है, और ऑलमोस्ट यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में 75% से ज़्यादा टू 80% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना क्लाउड पे, बिकॉज क्लाउड में आप जितना इस्तेमाल करते हैं इतने पैसे देते हैं, जितना इस्तेमाल नहीं करते पैसे नहीं देते, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है, लो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, और मुख्तलिफ दूसरे फ़ायदे हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी लो टू मीडियम रिस्क जो इन्वायरमेंट्स हैं उसको वहाँ मूव कर दिया है। जो कोर फीचर्स हैं, जो कोर इन्वायरमेंट है, उन्होंने उनको फिर भी अपने अपने डेटा सेंटर्स में रखा हुआ है, बिकॉज वहाँ उनके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है, सब कुछ होता है। तो आपका ना वास्ता क्लाउड से पड़ेगा, ठीक है।
तो इब्राहिम हो यहाँ पर, अहमद अली खान तुम हो, चाहे वो तुम स्काडा में जाओ, कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करो, ठीक है, यू नीड टू नो अबाउट क्लाउड। क्लाउड का तुम्हें पता होना चाहिए, और वो वही स्टैंडर्ड है 27001, 27017, 27018, ये 3 स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको हर जगह लेके चलने हैं, ठीक है। तो आप अगर आपने इसको अच्छी तरह काम कर लिया, ऑर्केस्ट्रेशन और ब्रोकरेज के टूल्स आपको आ गए, तो CCSP पास करना बहुत आसान है, इट्स नथिंग, इट्स आई मीन फिर आप आराम से पास कर सकते हो। लेकिन वही होगा कि आपको सर्टिफिकेशन उस सूरत में मिलेगी, आपको 5 साल के अंदर एक्सपीरियंस जमा कराना होगा, जब आपका इतना एक्सपीरियंस हो कि आप उस पर कर सकें। तो हम लोग जो अपना जो हमने ई-पे की सोल्यूशन बनाई है अपनी अंदाफे की, तो वो क्लाउड में है, तो हम उसको स्टार लेवल की सर्टिफिकेशन, पहले हम लेवल 1 दिलाएंगे, ISO 27001 पहले अचीव करेंगे, फिर लेवल 1 लेंगे, फिर उसके बाद 1 साल के बाद 6 महीने के बाद जो ना लेवल 2 पे जाएंगे, टू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ एश्योरेंस कि we are the only payment processor in Pakistan and in Middle East who is not only 27001 certified but also has star level 1 certification and level 2 certification, right? So level 1 के बाद अगर level 2 लेना तो level 1 की जरूरत नहीं पड़ती, you can just throw it out. So ये सब चीजें हैं, तो उस पर भी सारा काम है, right? So अभी हम सवालात देख लेते हैं जो आप लोगों ने सवालात जमा कराए। मैं खोलता हूँ, बिस्मिल्लाह। किसी का कोई सवाल है इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ? चले बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये जो शीट है ये मुझे जमा कराई है अब्दुल्ला ने, राइट अब्दुल्ला? जी तुमने सवालात लिखे हैं, तुमने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है, तुमने इसकी चॉइसेस लिखी हैं, तुमने IP एड्रेसेस लिखी है, नेम देखिए और रेफरेंस पूरा लिखा है, और ये ऑथर लिखा है, ठीक है, IC स्क्वायर CSSP, ठीक है, IC स्क्वायर एसोसिएट या सी, ठीक है, तुम लिख दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। पेज नंबर तुमने जो लिखा है बिल्कुल परफेक्ट है, तो ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल परफेक्ट है, राइट? दिस इज व्हाट वी नीड, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड। सो तुमने कितने सवाल टोटल जमा कराए? मैं आज इसको बैठ के पढ़ूंगा। मैं इस हफ्ते मैंने 40 किए हैं और पिछले हफ्ते 45 किए थे, वो वालों की अभी अरेंजमेंट करनी बाकी है उसमें, तो ये इस हफ्ते के किए हैं। अच्छा, तो वीक 1 में तुमने किए थे 45, 45 जी। उसकी शीट तुमने मुझे भेज दी? उसकी भेजी थी मगर उसमें अरेंजमेंट करनी बाकी है, क्यों वो फॉर्मेट मैंने चेंज किया हुआ था, तो आपने बताया था कि वही रखना है, तो उसमें अभी आगे पीछे करने हैं कुछ कॉलम्स वगैरह। ठीक है, मैं आज शाम को मैंने टाइम निकाला सवालात पढ़ने का, तो मैं ये सारे सवालात पढ़ के इसको अप्रूव कर दूंगा, और तुम्हारे फिर ना अभी इस वक्त के हिसाब से $40 तुम्हारे बनते हैं, ठीक है? जी तो ये वीक 1 वाली मैं इंशाल्लाह कल परसों तक अप्रूव करके वो भेज दूंगा आपको। बस ठीक है, सही, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना ये हमारी अप्रूव हो गई तुम्हारी, मैं इसको देख लूंगा, पढ़ लूंगा, क्योंकि मुझे तुम पे माशाल्लाह भरोसा एतबार है, क्योंकि तुम्हारे माशाल्लाह वालिदैन जो हैं वो दोनों आलिम हैं, और माशाल्लाह तुम भी हाफिजुल कुरान हो, तो आई हैव अश्योरेंस के एंड कि भाई तुम जो है ना माशाल्लाह समझदार और ईमानदार आदमी हो माशाल्लाह, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ठीक है, तुम्हारा मैं इसको बैठ के रिव्यू करूंगा, क्योंकि आज मैंने स्पेसिफिकली इसके लिए टाइम निकाला है ताकि हम उसको पास करके निकालते रहें एवरी वीक सवाल, ठीक है। तो मुझे पढ़ने में हार्डली 15 मिनट लगेंगे, सारे सवाल पढ़ने में मुझे पता चल जाएगा। इसके अलावा और किसने सवाल जमा किए? फैसल भाई मैंने भी करवाए थे जमा। 1 मिनट मैं तुम्हारे खोलता हूँ। मैंने वर्ड कॉपी में जमा कराया था, एक्सेल में नहीं जमा कराया। आपको एक्सेल में चाहिए अभी? मुझे जो मैंने फॉर्मेट भेजा इसी फॉर्मेट में चाहिए आज ठीक है, मैं अभी जरा 5 मिनट में अभी उसको कन्वर्ट करके आपको सेंड कर देता हूँ। हाँ नहीं, 5 मिनट नहीं, ज्यादा लगेंगे। तुम्हें कितने सवाल बनाए? मैंने 10-15 बनाए। अच्छा, फिर तो कम टाइम लगेगा। हाँ, उसको मैंने इंडेक्स सेंड किया था इस वीक। मैं समझा आपने इंडेक्स मांगे थे स्काडा से। नहीं, जो मैंने कहा था कि जिन्होंने सवालात बना लिए हैं वो बना लें, क्योंकि वो ऑलरेडी बना रहे हैं ना, राइट? तो हम लोग जो सवालात के टॉपिक बनते चले जा रहे हैं ना, हम उसको मार्क भी करते रहेंगे कि ये सवाल, क्योंकि मैंने वो डेटा आगे, जो जोएब अफरीदी ने मुझे डेटा भेजा था ना सबको टॉपिक्स को जमा करके, तो मैंने वो आगे भिजवा दी है। तो मेरे पास जब वो आ जाएगा तो उसके बाद जो है ना मैं उसको फिर असेस करके जो है ना फॉर्मुलाइज यानी कि समराइज करके, कोरिलेट करके एंड हार्मोनाइज करके ना एक ही लिस्ट बड़ी बनाकर फिर मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, और फिर हम लोग उसमें से मार्क करते चले जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक पे हमने सवाल बनाने। ठीक है, लेकिन मैंने स्काडा सिक्योरिटी के वो 2 बुक्स में से इंडेक्स, आप वो डॉक्यूमेंट शेयर किया आपके साथ, अगर वो देख ले आप, वो अगर सही है, क्योंकि जो उस डॉक्यूमेंट था उसमें स्काडा से रिलेटेड कोई इंडेक्स नहीं थी या इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये अहमद अली खान स्काडा सिक्योरिटी इंडेक्स? हाँ जी। हाँ, वो इसलिए नहीं थी क्योंकि वो साइबर डिफेंस है,
राइट? ठीक है। तो उसमें कमी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे ये तुमने सारा भेजा है? हाँ जी, हाँ, ये तो दो इसमें देखो, इसमें जो उन्होंने चीजें लिखी हुई हैं सारी, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूं, तो ये जो एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है वायरलेस का, ACL उसके अंदर है, अकाउंटेबिलिटी है, एक्टिव डायरेक्टरी वहां मिल जाएगा, ARP भी है, APT भी है, AIC क्राइटेरिया यानी CIA क्राइटेरिया एक ही बात है, ठीक है। एलियन वॉल्ट एक सोल्यूशन है, उसका नाम दिया हुआ इन्होंने, APQ, AMQP, एंटा मेलवेयर सॉफ्टवेयर, बहुत सारी चीजें वहाँ पर ऑलरेडी हैं, एप्लीकेशन लॉग्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसको भी मैं उनको भिजवा देता हूँ, ताकि CMMI है, ठीक है, ये सब चीज़ें उसको भिजवा देता हूँ। CVSS कोर भी है, कॉमन इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल SIP के बारे में नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जैसे कनेक्शन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, COTP, CAN, CNI, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर ही है, कन्वर्ज प्लांट वाइड ईथरनेट, ठीक है। ये उनका अपने अलग चीज़ें हैं ना। तो ये क्रैश ओवरराइड जो है एक APT था, एडवांस मैंने क्या ना मेलवेयर था, ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ठीक है, मैं इसको भिजवा देता हूँ, ताकि ये उसको मर्ज कर दें इसके अंदर ना। 6243 61511 61508 60870, ठीक है। अच्छा है, ये अच्छा है, ठीक है, मैं इसको भिजवा देता हूँ आगे। तुम इसके ऊपर जो सवालात बनाओगे ना इस ठीक है। टॉपिक्स के ऊपर, तो तुम यहाँ लिखते चले जाना उसको, क्योंकि स्काडा की जो लिस्ट है ना, वो थोड़ी यूनिक होगी। हाँ, वो थोड़ी डिफरेंट होगी, थोड़ी कंट्रोल सिस्टम साइड होगी। ये मैंने वो 2 बुक्स जो इस्तेमाल किए उसके लिंक्स भी इसमें शेयर किए नीचे टैब के अंदर। एक ये वाला, हाँ। देखता हूँ मैं, एक मिनट खोल के देखता हूँ। हम्म। एक और भी स्काडा के ऊपर एक बहुत अच्छी बुक थी, एक तो तुमने ये उठाई है ना, एक और भी बड़ी अच्छी बुक थी। अच्छा, दोनों उठाई तुमने? इंडस्ट्रियल नेटवर्क सिक्योरिटी, नहीं, एक नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर थी, स्काडा की नेटवर्क हाँ, सिक्योरिटी। एरिक की बात कर रहे हैं ना। हाँ 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 उसकी लिस्ट मैंने देखी थी, उसकी लिस्ट कोई 1500, बहुत ज्यादा थी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वी विल सी। मगर अगर कहते मैं वो भी इसमें कंसोलिडेट कर देता हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो गई थी, मतलब वो जो टॉपिक्स थे, पता नहीं, शायद उसमें मेरे पास वो भी है। उसकी लिस्ट भी मैंने ये साइट पे एक्सेल में बनाई थी, लेकिन एट दिस मोमेंट मैंने उसको नहीं किया कंसोलिडेशन। हाँ, ये जो बुक है ना, ये अच्छी बुक है, और कोशिश करना कि थोड़ी सी ना ज़्यादा पुरानी बुक मत उठाना। खैर, आर्टिकल्स तो अभी भी सारे पुराने ही हैं, मतलब कि 10 साल पुरानी बुक मत उठाना, राइट। ये एक जीन की बुक है, ये तो 2019 में आई है। हाँ, ये सही है, ठीक है। और दूसरी जो पैकेट पब्लिशिंग की, ये 20 से पैस्कल की है, ये 2017 में आई है। हाँ, ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। वो 2014 की है। हाँ, बिकॉज आप मुझे बता दें। इसके ऊपर एंड पॉइंट प्रोटेक्शन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा जोर है, क्योंकि यहाँ ये लोग मार खाते हैं। और एक स्काडा की नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर भी एक बुक है, वो एरिक की होगी मेरा ख्याल है। ये इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स, ये अभी भी बहुत पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। ये भी एक बुक है। हाँ, ये बहुत अच्छी बुक है। और इसके अलावा वो ये एरिक की बुक है, ये वाली एरिक की हाँ, बुक है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स, ये जो है ना इसका, ये 2014 में आई थी, हाँ सेकंड एडिशन इसका। हाँ, लेकिन इसके अंदर ना इसने पूरा जो है ना स्टकनेस को पूरा दिखाया, पूरा डायसेक्ट करके दिखाया। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है, और ये तो आप कहते हैं कि इस बुक से भी मैं कंसल्ट करूं? फिर टॉपिक्स, वो आइटम्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 2000, 1500, 2000 इस तरह। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाए। हाँ हाँ, हो जाए, कोई मसला ठीक नहीं। है, हाँ, लेकिन ये होगा कि कम से कम कोई एवेन्यू बचेगा नहीं स्काडा का ना, समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये फिर मेरा प्लान शुरू में इन तीनों का था, लेकिन जब मैंने देखा कि वो 2000 हो रही, मैंने कहा शायद वो बहुत ज्यादा उसकी नहीं नहीं नहीं, सही है। मतलब कि तुम मुझसे पूछ लो, मैं बता देता हूँ। कोई इतनी बड़ी चेंजेस नहीं हुई नेटवर्क के अंदर स्काडा में कि मैं बोलूँ कि हर चीज चेंज हो गई, क्योंकि स्काडा ऐसी डोमेन है कि उसमें अभी भी 15-15, 20-20 साल पुरानी चीजें चल रही होती हैं। वो अपडेट भी नहीं करते चीजों को ना, बिकॉज अगर वो इतनी तेजी से अपडेट करें तो हर चीज क्रैश हो जाएगी।
नहीं वो तो हम कर नहीं सकते क्योंकि लेगेसी वो प्लांट इक्विपमेंट बहुत तो ज्यादा नहीं बदला सकते ना ऑपरेशन बिकॉज जिस तरह इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जो चीजें चल रही होती हैं उसको इतना आराम से नहीं करते, तो उसको भी हमें तो सिर्फ करके 24 घंटे मिलते हैं मतलब साल के अंदर उस पे काम करने का, बंद होता है उसको कहते हैं एनुअल टर्न अराउंड, उसी में काम होता है। अब उनके उसमें पास टोटल जो उनको ना 99.99 यानी 5 नाइन्स को अचीव करना होता है, 99.99999 ये उनकी अवेलेबिलिटी उनको चाहिए होती है, और पूरे साल में उनके पास ना हार्डली यानी कि ना बहुत कम टाइम होता है जिसके अंदर वो कुछ कर सकते हैं, वो जो है ना अपडेट कर सके ना, एनुअल टर्न अराउंड जिसे कहते हैं। हाँ तो वो उसमें भी हमें SNGPL वाले कहते थे नहीं 24 घंटे को 12 घंटे कर दो। हाँ मतलब क्योंकि एक एक मिनट में उनको लॉस होता है ना, ठीक है। जैसे जब ना ये हुतियों ने जब उसका अटैक किया और उसको गिरा दिया, ये जो इनकी लाइन जो है जो क्या नाम है, एक रिफाइनरी थी जो यमन के करीब लगती थी, ठीक है, सऊदीया की, अरामको की ना, तो ऑलमोस्ट 50% जो ऑयल प्रोडक्शन थी वो बंद हो गई थी, ठीक है ना, ठीक है, फॉर फ्यू वीक्स, जब तक वो सिक्योर की, उन्होंने साइट को सिक्योर किया, और वो बड़े होशियार थे होती, वो सिर्फ ना एक सिंपल ड्रोन के ऊपर बम लगाकर, ठीक है, और वो ड्रोन छोटे छोटे गिरा रहे थे और उससे तबाही हो रही थी, ठीक है। और वो ड्रोन जो आपको $200-300 में मिल जाता है, उसको उठाओ और लेके जाओ और बस एक C4 गिराओ नीचे, काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो वो कुछ सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स ही इस तरह की नहीं लगे हुए थे, अब इन्होंने लगा दिए, ठीक है। तो अब वो दूसरी टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज के जो ना स्काडा में चीजें बहुत आराम से चेंज होती हैं। तो तुम मुझे भेज दो जब तुम बना लो, आई विल रिव्यू इट। कब तक, अगर आज तुमने भेज दिया अगले 2 घंटे के अंदर अंदर, तो मैं इसको फिर करके देख सकूंगा। चलिए सही, मैं इस पे काम ठीक करता हूँ। है। जोहेब अफरीदी, तुमने भी सवाल भेजे थे ना मुझे? जी फैसल भाई, मैंने भी भेजा। कहाँ गए तुम्हारे सवाल? मुझे मैंने दोबारा भेजे हैं फैसल भाई भी। एक मिनट। ये जोहेब अफरीदी क्वेश्चन इंपोर्ट टेम्पलेट फॉर चैप्टर और टॉपिक नेम, तुमने आगे इसको चेंज नहीं किया? टॉपिक और चैप्टर नेम क्या है, किस तरह से? तुमने ऐसी बस कॉपी पेस्ट करके भेज दिया? रेफरेंस की बात कर रहे हैं फैसल भाई? नहीं, मैं तुम्हें फाइल का नाम दिखाता हूँ सब, तुम्हारी फाइल खोल लो फिर दिखाता हूँ। जी, किसी वकास आप सवाल पूछिए। फैसल भाई, मैंने एक फाइल भेजी थी जिसमें मैंने टॉपिक्स शेयर किए थे, क्योंकि मैं सीसम और सीसा और CISSP को देख रहा था, तो ग्लॉसरीज की इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम थे। तो अब मुझे यही कन्फ्यूजन है कि अगर हम उनको अगर कंसाइज करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो टॉपिक वाइज मैंने एक एक्सेल भेजी थी कि अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाए जाए या इंडेक्स को निकाल के हर एक कीवर्ड पे क्वेश्चन बनाया जाए। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, लास्ट सेशन मेरा मिस हो गया था क्योंकि मेरा संडे वर्किंग डे होता है और मैं इस संडे में पर्टिकुलर 2 सिटीज़ में ट्रैवल कर रहा होता, तो इसलिए अगर ये डिस्कस हो गया तो ये शायद खैर मुझसे मिस हो गया होगा क्लास। तो मैंने एक एक्सेल भेजी थी जिसमें मैंने टॉपिक लिखे थे सारे पूरे CISSP के, और मैं सीसम और बाकी को भी ऐड करना चाह रहा था। लेकिन अगर इंडेक्स वाइज चलना है तो इस तरीके से तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, फिर उसको हमें कंसाइज करना। तुम पुरानी वो देखो, चेक करो उसको, जिसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था कि हम लोग जो है ना टॉपिक्स को कंसोलिडेट करेंगे। तो जोहेब अफरीदी ने एक शीट बनाई है जो मैंने अपनी टीम को प्रोवाइड की, जिसमें सीसा, सिसम, CISSP, बेसिकली ISSMP, ISSAP, ISSEP और बहुत सारी क्वालिफिकेशन जितनी वो निकाल सकता था, उसने वो कंसोलिडेट करके ना अलग अलग शीट में सब टॉपिक्स को लिख दिया है। अब मैंने अपनी टीम को जो दिए तो वो क्या करेंगे, उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं, राइट। तो ये काम मैंने उनको दिया है करने के लिए, ठीक है। जोहेब अफरीदी, तुम्हारे सवालात वही है ना जो तुमने भेजे थे मुझे, जो उससे रिलेटेड है? 1 मिनट होल्ड करना। जी जी, जोहेब अफरीदी, जो तुमने सवालात भेजे थे वो वही है ना जो साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स रीविजिट के बने हुए, साइबॉग की बुक में से?
फैसल भाई उसमें से भी हैं और शॉन हैरिस उसमें से भी मैंने बनाए हैं, तो उससे भी लिए मैंने। तुमने 2 फाइलें मुझे भेजी हैं। नहीं, वो एक ही फाइल, उसमें भी मैं अपडेट कर रहा हूँ। ये तुमने 2 फाइलें, एक फ्राइडे को भेजी थी और एक अभी भेजी है। एक जी इसमें जी मैंने 30 क्वेश्चंस और इसमें ऐड किए, तभी मैंने दोबारा आपको भेज दी। अच्छा, तो ये आखिरी फाइल खोलो ना, तुम्हारी जो आखिरी फाइल, ठीक जी है? जी अभी जो मैंने आपको हाँ, फॉर द सेक ऑफ मतलब कि सिंप्लिसिटी ना, ठीक है, एक काम ये करो कि उसको ना, जैसे मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है, जो तुमने जी। फाइल भेजी है, तुम्हारे जो साइबॉग के जो सवाल मैंने शुरू में पढ़े जो तुमने भेजे थे, वो बहुत अच्छे सवाल आते हैं, राइट? उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, मुझे सवाल तुम्हारे पढ़ के बहुत अच्छे लगे, ठीक है? देखो तुमने क्या जी। लिखा है, ज़ोएब एच अफरीदी, क्विज क्वेश्चंस इंपोर्ट टेम्पलेट फॉर चैप्टर और टॉपिक नेम। तो तुम इसको चेंज तो करो ना, टॉपिक नेम क्या है या चैप्टर कौन से हैं? तो तुम लिखो रिस्क असेसमेंट चैप्टर, तुमने चैप्टर 1 में से ठीक। बनाया ना सारे ये, राइट? जी ठीक है, जी जी तो चैप्टर 1 देखो, इंट्रोडक्शन मतलब के जो भी है, तो साइबॉग चैप्टर 1 तुम इस तरह करके लिखो, ठीक है? अच्छा, ये ठीक है। सवाल तुम्हारे एक्सेप्टेड है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। मूविंग फॉरवर्ड, जब तुम आगे जाओगे तो प्लीज पेज नंबर भी तुमने लिखना है, ठीक है, सही है। ठीक है? तो ये सवाल तुम्हारे अच्छे हैं, मैंने देख लिए हैं, ऑथर्ड बाय ज़ोएब हसन, और सवाल सिंपल हैं और अच्छे सवाल हैं, राइट? तो ये मैं जो तुमने जो साइबॉग के भेजे थे वो मैं पढ़ चुका था, वो मैंने सारे अप्रूव कर लिए, ठीक है? तो तुमने टोटल मुझे कितने सवाल भेजे हैं साइबॉग के? फैसल भाई वो तो 4 थे, सैंपल क्वेश्चंस थे ना, उसके बाद लगा के अभी जो तुमने अभी भेजे हैं कितने हैं? ये एक मिनट से बता। ये 130 है। ठीक है, 130 ना, सही है। तो ठीक है, मैं फैसल भाई इसमें इसको मैं रिव्यू करता इसमें हूँ। जो जी, ठीक है, इसमें जो आप कह रहे हैं कि ऊपर चैप्टर नेम और वो लिखना है, तो इसमें तो मतलब चैप्टर नेम्स बहुत ज्यादा हैं, तो इसको कैसे फिर एडजस्ट करना है, ये जो आप नेम की चेंजिंग बात कर रहे हैं? पेज नंबर अगर तुमने जिस बुक में से जो पेज नंबर है ना, ठीक है, जी तो जी तुमने जैसे ये एनी एक्शन बाय एन अटैकर दैट इंट्रोड्यूसेस एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम रेफर्स टू थ्रेट लाइक्लीहुड इंसिडेंट मैलिशियस एक्टिविटी, राइट? तो थ्रेट है, तो तुमने ये तुमने यहाँ इसकी थ्रेट की डेफिनेशन भी डाली हुई है, लेकिन तुमने ये कहाँ से, किस पेज नंबर में से उठाया? रिस्क मैनेजमेंट गवर्नेंस में से तो है, लेकिन पेज नंबर क्या है? जी जी नहीं सर, फैसल भाई को समझ गया मैं। आप जो एक्सेल फाइल की बात कर रहे हैं, जो एक्सेल हाँ फाइल का नेम है ऊपर, जो हाँ, आपने मुझे कहा कि चैप्टर का नाम ऊपर नहीं है, टॉपिक का नेम नहीं है, नहीं, तुमने यहाँ लिख तो दिया रेफरेंस 1, वहां चैप्टर 2 पर तुमने यहाँ लिख दिया, ठीक है? टॉपिक जी जी 262 तुमने ये लिख दिया, ये 262 तुमने लिखा जी है जी ना, ये उसी टॉपिक में से निकाला है ना, ठीक है? जी 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 इसके आगे तुम लिख दो पेज जी। नंबर, पीजी करके पेज नंबर लिख दो, 230 है या 130 है, जो भी है, इस तरह करके। समझ आया? अभी इनको फैसल भाई करके आपको भेज इसको दूं, अभी या जो अगले अभी क्वेश्चंस होंगे उनमें फिर जो मैं तुमने ये कर लिया पेज ना, नंबर ऐड जो करूँ? तुमने 130 सवाल टोटल किए हैं ना जी तुमने, राइट? जी 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 तो मैं 130 सवाल रिव्यू कर लेता हूँ, इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो हो चुका है। अब मैं तुमसे ये नहीं बोलूंगा कि तुम जाके वापस करो उसको, क्योंकि तुम कर चुके हो उसको। लेकिन अब मूविंग फॉरवर्ड मैं उस चीज को एक्सेप्ट करूंगा जिसमें पेज नंबर भी लिखा हुआ हो, ठीक है। ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पर इन लोगों ने जो है ना, जो इसने दिया है मुझे, इसका मैं खोलता हूँ सब। अब्दुल्ला ने, देखो अब्दुल्ला ने जो दिया है, देखो अब्दुल्ला ने किसे दिखा है, पेज 160, देखो नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है पेज? मेरी नजर स्क्रीन नहीं नजर आ आ रहा रही फैसल है? भाई शेयर। स्क्रीन नजर आ रही है ना तुम लोग? देखो ये मेरी पेज फाइल ही नंबर, नजर आ रही है। हाँ अच्छा ठीक है, तुम्हें अब अपनी नजर आ फाइल रहा है। नजर आ रही है, सबर सबर सबर। तो ये लो, ये अब नजर आ रहा है, अब सॉरी नजर आ सॉरी, रहा है। ये देखो, ये अब नजर आया पेज 160। तो जी चैप्टर जी 5 पेज 160, ऑथर लिख दिया इसने, रेफरेंस लिखा है आईसी स्क्वायर की सीएसएसपी स्टडी ऑफिशियल गाइड से निकाला, 8th एडिशन, सेवएक्स, माइक्स चैपल, जेम्स माइकल स्टुअर्ट, चैप्टर 5 पेज 160, ठीक है? ठीक है, तो सही है। तुमने पेज नंबर ठीक जरूर है, लिखना है, ताकि अगर कोई मसला हो वी कैन ऑलवेज गो बैक टू द सोर्स एंड से ओके पेज नंबर यहाँ से था ये, सही है। ठीक है? एंड मेक श्योर कि जब तुम इसको लिखो, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखो, राइट द एक्सप्लेनेशन इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है ना? डोंट कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम द बुक, ठीक है ना?
मतलब कि personally identifiable information is any information that can identify an individual or can be used to distinguish or trace an individual identity. ठीक है? अब PII means personally identifiable information means like a person's name, date of birth, his address, anything through which he can be identified or connected to. सही है? So that's how you have to define it. अच्छा फैसल भाई एक चीज पूछनी थी आपसे जी इसमें मैंने बाज़ जगहों पे 2 रेफरेंस भी दिए हैं जिस तरह आपने लास्ट टाइम कहा था कि विकिपीडिया से भी आप ले सकते हैं हाँ। तो वो फिर जो एक्सप्लेनेशन मैंने वहां से दिया है तो उसकी भी फिर मैंने अलग विकिपीडिया के एक्सप्लेनेशन के लिए तुम्हें विकिपीडिया इज ओपन टू पब्लिक, उसमें तुम्हें कोई जी। पैराफ्रेज करने की जरूरत नहीं है एज लॉन्ग एज कि तुमने रेफरेंस नंबर दे दिया. विकिपीडिया इज ओपन पब्लिक डायरेक्टरी, राइट? ठीक है, सही तो सही है वो तुम जो है ना आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हो, दे सकते हो कि भाई ये है, ये इस तरह से खत्म. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, जी वो मैंने किया तभी मैंने कहा आपको बता दूंगा हाँ हाँ, मतलब कि यू कैन एब्सोल्युटली यूज इट, यू कैन इजीली यूज इट एंड यू कैन शो इट कि भाई मैंने ये किया, इस तरह से किया है और मैंने यहाँ से उठाया है एंड यू कैन टेक इट फॉरवर्ड. सो उसमें तुम्हें कोई चीज़ दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं है और वो तुम लोग आराम से कर सकोगे इंशाल्लाह. ठीक है, बाकी जो बुक से उठाया था वो फिर मैंने अपने अल्फाज में किया जहाँ पर जरूरत पड़ी है तो बुक को मैंने रिफ्रेश किया है जहाँ बुक की जो एक्सप्लेनेशन है वो उसको रिफ्रेश किया मैंने लेकिन हाँ, वो विकिपीडिया सही. वाला मैंने लेकिन मेरा पर्सनल मशवरा है तुम लोगों को कि तुम एक बुक में से टॉपिक्स में से निकालो, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन अगर तुम बुक में से कॉपी पेस्ट करोगे ना तो वो ऑथर की जो बुक होती है उसमें लिखा हुआ होता है कि आप यहाँ से आप जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. हालांकि बहुत सारी एक्सप्लेनेशन जो उसने खुद लिखी है वो निस्ट के डॉक्यूमेंट्स में से या ISO स्टैंडर्ड में से लिखी होती है. ठीक है, तो बजाय इसके कि हम उसके साथ फटा करें और ना वो सब कुछ उस पर जाएं, लीगल इश्यूज पे हम नहीं पढ़ना चाहते. तो तुमने एक सवाल बनाया, तुमने इसका पेज नंबर बताया कि भाई मैंने यहाँ से सवाल निकाला है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो विकिपीडिया पे, क्योंकि तुम्हें विकिपीडिया पे तमाम टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी. ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें उसकी एक्सप्लेनेशन ना मिले. ठीक है, तो ये मतलब कि ना ये एक मेन की पॉइंट है. सो रिमेंबर दिस व्हेन यू आर डूइंग इट, राइट? बाकी मैं अगर किसी के कुछ सवालात नहीं है तो मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा मीटिंग. मुझसे पूछ लीजिए अगर किसी के कोई सवालात नहीं है. फैसल भाई एक और सवाल है इसमें बाज़ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं उसके लिए भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है. जैसे आपने पोर्टल पे CISSP के एग्जाम्स डाले थे क्वेश्चंस तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि उसके डायरेक्ट बस आंसर थे, एक्सप्लेनेशन नहीं थी, तो उनके लिए भी ज़रूरी है. मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन कुछ थोड़ी बहुत होनी चाहिए. बहुत सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन आपको नहीं चाहिए होती. क्या हलाल है, क्या हराम. ठीक है, बिल्कुल. ठीक है, लेकिन उसमें भी लोग जो है ना आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे. ठीक है कि भाई सही है, तो बेहतर है कि एक्सप्लेनेशन लिख दो. हो सकता है किसी को समझ नहीं आए. ठीक है, जैसे तावीज बनाना जायज नहीं है, वो कुफराना हरकत है. ठीक है, बहुत बड़ी बिदअत है, कुफराना हरकत है. सही है, सबको पता है. लेकिन अगर किसी को बोलो कि भाई तावीज जायज नहीं है तो वो उसने जो है ना मुझे बोला कि भाई इस तरह तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना भी जायज नहीं है. ठीक है, इस तरह तो जो है ना जहाज में बैठना भी जायज नहीं है. ठीक है, मतलब अजीब सी उसने बातें शुरू कर दी ना. ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि एक होती है कॉमन सेंस. बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस की हैं लेकिन लोगों के पास इतना जो है ना इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस चीज की, इतनी उनकी इस्तात नहीं उसको प्रॉपरली समझ सकें और सोच सकें, तो फिर ना वो चीज़ नहीं होती. मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त. मैंने एक पिक्चर शेयर की है. ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और तुम लोगों को बताता हूँ कि ये हमारा ना नाफे का स्कॉलर कोर्स है. ठीक है, तुम लोग इसको देखोगे तो तुम लोग को पता चलेगा कि भाई ये स्कॉलर बनाते कैसे हैं और स्कॉलर कैसे होने चाहिए. राइट? किसी का कोई सवाल है इससे पहले कि मैं एक्सप्लेनेशन पे जाऊं? कोई सवाल है किसी का? फिर हम खत्म करेंगे इसको उसके बाद. सजाद भाई आप किसी का भी? जी बोलिए. अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, मेरा एक सवाल है. जी बोलिए नदीम भाई. मैंने कुछ 15 सवाल बनाए थे पिछले हफ्ते और अनफॉर्चुनेटली जो मतलब है कि उससे पहले वाले हफ्ते बनाए थे. पिछले हफ्ते मेरी चूंकि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग चल रही थी CDCP की, इस वजह से मैं सवाल नहीं बना सकता. तो मैंने उसको अभी आपको शेयर किए इधर व्हाट्सएप पे. आप प्लीज सिर्फ एक दफा उनका फॉर्मेट या उनकी क्वालिटी देख लीजिएगा. बाकी मैं इसको एक्सेल में चूंकि कन्वर्ट नहीं कर सका, अभी मैं उसको एक्सेल में कन्वर्ट करके आपको भेज देता हूँ.
आप सिर्फ एक दफा रिव्यू कर लीजिए कि क्वालिटी कैसी है मेरे सवालों की। कहाँ है? मैंने व्हाट्सएप खोला हुआ है, कहाँ पर है? आप दिखाइए। अच्छा, मोहम्मद। अभी आपको जी नजर आ गया। अभी आपको इंडिविजुअली वर्ड की फाइल भेजी है आपको मैंने। जी ये मैंने पेपर देखा, मैंने खुद बनाए हैं। मैं खोल। और फैसल भी आप जो डिस्क्लेमर का आपने कहा था लास्ट सेशन में कि वो भी लिख लें एंड पे, उसके बारे में पूछना था। हाँ, डिस्क्लेमर हम लोग ऊपर डाल देंगे उसके, वो आप लोग मत डालें, वो हम खुद डाल देंगे इसके ऊपर ना। ठीक है उन्होंने, हाँ, वो डिस्क्लेमर हम खुद डाल रहे हैं इसके ऊपर। एक लीगल स्टेटमेंट है जो मैंने लॉयर से लिखवाई है। असल में बात यह है कि ना बहुत सारे लोग परेशान हो गए क्योंकि हमारी CSSP की जो ट्रेनिंग है वो इतनी सस्ती है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं ना ये लोग, राइट? इस तरह तो हमारा रोजगार खराब हो जाएगा, क्योंकि कोई $1600 में पढ़ाता है, कोई $5000 में पढ़ाता है, कोई $7000 भी लेता है पढ़ाने के पाकिस्तान बाहर मुल्क में। पाकिस्तान में जो है जाओ तो वो कोई 75,000 रुपए ले रहा है, कोई लाख रुपए ले रहा है, कोई 1.5 लाख रुपए भी ले रहा है पढ़ाने के। तो वो लोग परेशान हो गए कि यार ये क्या हो गया। हालांकि ऐसी बात नहीं है, जिसको हर किसी का रिस्क अल्लाह ने लिखा है, ठीक है। जिसने जिसकी जितनी इस्तिताअत है वो उसके हिसाब से अपने लिए चीज ले सकता है, राइट। इसकी मिसाल ऐसी है कि जो है ना किसी के पास ना बहुत महंगी गाड़ी होती है, मैं जिसके हक में नहीं हूँ, और किसी के पास जो है ना बड़ी मुनासिब गाड़ी होती है, मुनासिब गाड़ी, किसी के पास बहुत सस्ती गाड़ी भी होती है, ठीक है। तो कोई फोर्ड चलाता है, बिल्कुल बेकार गाड़ी है मेरी नज़र में। कोई टोयोटा या होंडा चलाता है, या कोई भी जैपनीज ब्रांड चलाता है, बहुत अच्छी गाड़ी है, मुनासिब है, कीमत भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और कोई जो है बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रांड मतलब कि ब्रांड चलाता है, जैसे मैजराटी है, पोर्शे है, इस तरह की चीज़ें। तो वो बिल्कुल इसराफ है, ज़्यादती है, गलत है, ठीक है। पराडो है बड़ी बड़ी, ठीक है, आपको मिलेंगी, नजर आएंगी, बड़े बड़े हमारे इवन जो स्कॉलर्स हैं वो उसमें घूम रहे होते हैं। तो मुनासिब गाड़ी इंसान रखे और वो आपको मिल सकती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर यही चीज़ आपको, पाकिस्तान की जो अपनी लोकल गाड़ी है, सुजुकी है, या आपको उनकी जो अपने ब्रांड्स हैं वो भी मिलेंगी, वो भी सही है, ठीक है। तो जिसकी जो इस्तिताअत है वो सुजुकी लेता है, जिसको अल्लाह ताला इस्तिताअत देता है वो होंडा भी चले आता है, जिसको जो अल्लाह ताला इस्तिताअत देता है वो और ज़्यादा ऊपर, उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है या चला जाता है, ठीक है। हालांकि जो इंसान खर्च करता है या जो उसके पास है, तो अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि भाई तुमने इसको कैसे इस्तेमाल किया, क्या किया, क्या नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए उसको इस्तेमाल करना भी गलत है। तो हम जो है, हमारे पास जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ऐसी हैं, वो जो है ना उसकी तरह हैं कि जैसे सुजुकी, ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो CSSP है वो सुजुकी की तरह है, ठीक है। वो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 आपको ना A से B तक या A से G तक ले जाएगा, आपकी पूरी तैयारी करा देगा, आपको एग्जाम पास करा देगा, ठीक है। और सुजुकी लेने वाले ज्यादा लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो है ना बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं। तो अब इसी तरह अमेरिका में भी और दूसरी जगहों पे भी हमारे CSSP के लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम पास कर रहे हैं। प्लस हम 22 जबानों में CSSP हमारा जो है ना उसकी डबिंग हो रही है अभी, ठीक है। एक हफ्ते के बाद पूरा जो CSSP है वो इन जबानों में अवेलेबल होगा, ठीक है। उसके जो नोट्स हैं वो भी इन जबानों में अवेलेबल होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। अरेबिक, डेनिश, डच, इंग्लिश, यूके एक्सेंट, फिलिपिनो, फ्रेंच, जर्मन, गुजराती, इंडोनेशियन, इटालियन, जापानीज, कोरियन, अब मेरी उंगलियां खत्म हो गई, ठीक है। मैंडरिन, पोलिश, पोर्चुगीज, रशियन, स्पेनिश जो स्पेन में बोली जाती है, स्पेनिश जो साउथ अमेरिका में बोली जाती है, दोनों अलग अलग, ठीक है। तमिल और टर्किश और वियतनामीज, 21 जबाने, ये टोटल जो जबाने हैं ये 21 जबाने हैं, ठीक है, जिसपे हम लेकर आ रहे हैं। उर्दू में ऑलरेडी है 22, ठीक है। तो 22 जबानों में CSSP आ रहा है। इसके अलावा और भी दूसरी लैंग्वेजेस है जो हम अगले साल लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा है। और ये सारे जो कोर्सेज हैं जिसमें हमारा CSSP हो गया, पाइथन हो गया, लिनक्स हो गया, सिसऑप्स का ट्रैक हो गया, तमाम जबानों में आ रहा है, राइट। और ये जो तुम लोग सवालात बना रहे हो ना, ये तमाम मल्टीपल लैंग्वेजेस हम ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कराएंगे, वो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, वो सब खुद काम खुद कर। तुम लोग इसमें मैं थोड़ी बोलूंगा कि यार तुम लोग बैठ के करो, तो सारी ऑटोमेशन हमने की हुई है, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने हमसे काम करवाया, बनाया। तो हमारा मकसद ये कि हम ये जो जबाने हैं, 21 जबाने, ये 22 जबाने जो हैं, ये दुनिया में 6 बिलियन लोग जो है ना ये जबान बोलते हैं, ये जबाने बोलते हैं। 6 बिलियन, 8 बिलियन में से 6 बिलियन लोग ये जबाने बोलते हैं। तो इस जबानों में हमारे पास कोर्सेज आ रहे हैं, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। तो और गनीमा की जो प्लेटफॉर्म है उसमें अगर आप अरबिक बोलने वाले हैं, आप अरबिक में लैब्स करें, उर्दू बोलने वाले आप उर्दू में लैब्स करें, ठीक है।
टेक्स्ट आपको इंग्लिश, जो लैब का टेक्स्ट है वो अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में ही होगा, लेकिन जो पीछे डबिंग है आवाज की वो आपको उर्दू में मिलेगी। उर्दू में आपको मेरी डबिंग मिलेगी, इंग्लिश में जो आपको मेरी डबिंग मिलेगी, मगर बाकी दूसरी जबानों में आपको दूसरे बोलने वाले लोग, राइट। तो ये एक इसकी वजह से जो ना IC स्क्वायर को तो बहुत फायदा होगा क्योंकि वो ग्लोबली हिप चले जाएंगे, ठीक है। बट अवर इंटेंशन इज कि जब हम जा रहे हैं तो वी आर एम्फसाइजिंग ऑन कॉर्ड्स के कॉर्ड्स जो है वो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर करता है। जैसे CSSP है वो आपकी बुनियाद डालता है, इट्स लाइक अ नूरानी कायदा, इट्स लाइक नूरुल बयान। जब आपका वो बेहतर हो जाए तो उसके बाद जो है ना फिर आप ऊपर इम्प्रूव करते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो सामने ये मेरे ये जो है ना सारे जो ना तजवीद रूल्स के पूरे मैं रोजाना बैठ के पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी उसमें आएंगी, तो याद करने के लिए ना कि भाई यानी कि इसमें मुख्तलिफ हैं अल तफशी, अल तकरीर और इस्तलात और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो सब इसमें आती हैं, राइट। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो मतलब कि ना मल्टीपल ज़बानों में चीज़ें फैलती चली जाएंगी, ठीक है। 1 मिनट ज़रा होल्ड करना। जी बोलिए, पूछिए अहमद अली खान। मैंने अभी आपको सेंड कर दिया ये कुछ सवालात जो वर्ड में थे, उसको मैंने एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ 11 ही है एट दिस मोमेंट। अच्छा, मैं इनका पहले देख लूं जो मुझे इन्होंने भेजा है नदीम भाई ने। बिल्कुल। कहाँ गया नदीम भाई का? मैं अभी तो फाइल खोली थी। अच्छा ये सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने सवालात भेजे हैं, सो नदीम भाई आपने सवालात भेजे हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने सही लिखा है, मगर एक्सप्लेनेशन रेफरेंस जो है ना, जब आप इसको कॉपी करेंगे अपनी एक्सेल शीट के अंदर, ठीक है, तो आप देखें एक्सेल शीट के अंदर इन्होंने कैसे कॉपी किया इसको, ठीक है। अगर आप ये देखेंगे अब्दुल्ला की एक्सेल शीट देखेंगे तो अब्दुल्ला ने क्या किया है, एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेनेशन लिखी, नीचे रेफरेंस लिखा, ऑथर नेम लिखा, फिर उसके बाद यहाँ सवाल लिखना है आपने। ऐसे का मतलब है क्वेश्चन, नंबर शंबर आपने नहीं डालना, क्वेश्चन लिखना है आपने यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन लिखनी है, चॉइस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को खाली छोड़ दें, इसको आपने छेड़ना नहीं, ठीक है। और जो चीज, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, आपने इसको हाईलाइट नहीं करना, ये चीज मुझे ठीक करके देना भाई। इसमें आप लोगों ने स्टैरिक मार्क लगाना है यहाँ पर, तो जो आंसर है ना उसके आगे स्टैरिक मार्क लगा दो, बस ये करना है आप लोगों ने। ये चीज मुझे ठीक करके देना, मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, क्योंकि जब मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी उसमें लिखा हुआ था डेजिग्नेट करेक्ट आंसर विद एन एस्टेरिक एट द बिगिनिंग एग्जांपल, लाइक इस तरह करके। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को पेमेंट करूं, प्लीज ये कर देना, क्योंकि फिर मुझे किसी और से करवाना पड़ेगा। जी फैसल भाई। हाँ जोहेब अफरीदी, तुम्हारे जो 130 सवालात हैं मैं देख लेता हूँ, मगर मुझे अगर तुम ना सबके आगे जो राइट आंसर है उसके आगे स्टैरिक लगा के दे दो, हाईलाइट कुछ भी नहीं करो, हाईलाइट शेयर कुछ नहीं करो, सिर्फ स्टैरिक लगा दो बस खाली। वो मैंने किया है फैसल भाई, स्टैरिक किया है ना तुमने, मैं देख लेता हूँ, ठीक है सही है। तो ये इसका मतलब है कि तुम अटेंशन टू डिटेल पे कर रहे थे, माशाल्लाह। और फैसल भाई इसमें एक और चीज है, ये MAV इंस्ट्रक्शंस में था कि मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस भी हम बना सकते हैं, जिसमें चेक बॉक्सेस होंगे, तो वो भी मैंने बनाए हैं जो इंस्ट्रक्शंस में थे आपके पास। तुमने मल्टीपल वो भी बनाए तुमने? इंस्ट्रक्शन में थे तो तभी मैंने तो उसके लिए तुमने फिर मल्टीपल आंसर्स को स्टैरिक लगाया? जी बिल्कुल, जबरदस्त, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो तुमने मतलब उसमें
चॉइसेस चूंकि 10 थी तो मैंने 5-6 भी रखी हैं बाजू में। अच्छा, बहुत अच्छा है, ठीक है ठीक है। हाँ अहमद अली खान पूछो। मैं तो बता दी आपको, ये तो तुम्हारा हाथ उठा हुआ था, मैंने कहा वो अच्छा। पूरे नीचे कर देते हैं। सही अच्छा सही। फैसल भाई, एक सवाल है यहाँ पे, हमें CISSP के या बाकी दूसरे एग्जाम्स में ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन भी आते हैं। सॉरी कौन से क्वेश्चन आते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप के क्वेश्चंस आते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप हम कर नहीं सकते अभी। हमारी पोर्टल की कैपेबिलिटी जो है ना वो ब्रिलियम के थ्रू है, और ब्रिलियम सॉफ्टवेयर जो है वो हमारी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है। तो वो जो है हमारी एकेडमी यूज करती है टीचर्स बच्चों की समेटिव और ना दूसरी असेसमेंट्स के लिए। अगर मैं तुम लोग को उसका एक्सेस दूंगा तो तुम लोग जो है ना, तुम लोग को बड़ा टाइम लग जाएगा उसको इस्तेमाल करने में। यहाँ टेम्पलेट इस्तेमाल करने में ज्यादा आसान है, ये डिफॉल्ट कैपेबिलिटी है पोर्टल की। लेकिन अगर तुम लोगों को मैं वो दूसरा दूंगा तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, तुम लोग नहीं कर सकोगे। ठीक है, तुम लोग को टाइम ज्यादा लगेगा। और हमें यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप जो है ना अभी जरूरत नहीं है। अगर किसी ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिया तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता है। ठीक है, अगर आइडिया है इसके हम उसको इतना प्रिपेयर कर लें कि वो जो है ना तैयारी अपनी करके एग्जाम देके जा सके। ये सारे एग्जाम पास करना बहुत आसान है। ठीक है, इसमें आपको चाहे ड्रैग एंड ड्रॉप हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, या चूज द बेस्ट आंसर हो, ये कैपेबिलिटी आपके लिए काफी है। ठीक है, इसका कोई और सवाल है जिसके नहीं है तो मैं 2 मिनट में एक चीज आपको बताऊंगा। किसी का कोई सवाल है? नदीम, अली, अहमद अली खान, तारिक, अब्दुल्ला तारिक, साजिद, काशिफ। वो मेरी फाइल देख लीजिए, उसमें सवाल मैंने सही बनाए, बस फिर यही देख लो। मैं देख लेता हूँ। फैसल भाई, अगर कोई 2-3 सवाल जो है ना जो आपके नजर में परफेक्ट बने हुए हैं, वो मुझे अगर कोई एक्सेल की शीट छोटी मोटी अगर शेयर कर दी जाए ना, तो मैं कोई आगे गलती कम करूं जो मैं उसमें, क्योंकि मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी ज्यादा मैं देख रहा हूँ, बाकियों की कम है। मेरे सवालों में एक्सप्लेनेशन का कंटेंट ज्यादा है। देखिए, एक्सप्लेनेशन आप टू द पॉइंट भी कर सकते हैं, आप डिटेल भी दे सकते हैं, आप एक पूरा आर्टिकल भी कॉपी करके दे सकते हैं उसका। क्या नाम है, विकिपीडिया का पिक्चर्स तो साथ उसमें नहीं आएंगी। ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपने पिक्चर्स देनी है तो हमें आपको ना अपना FTP सर्वर का एक्सेस देना होगा, वहां पिक्चर्स के URL डालेंगे, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर हमारे पोर्टल उसको उठा लेगा। मगर मैं आपको इतनी कॉम्प्लिकेटेड टास्क में नहीं डालूंगा। ठीक है जी, अभी मिसाल के तौर पे 13 नंबर क्वेश्चन है मेरा, वो प्लीज एक दफा स्क्रॉल ऑन कीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन। आप नदीम बात कर रहे हैं ना? जी नदीम बोल रहा हूँ जी, मैं 1 मिनट जरा देखो इसका देख लूं। देखिए इसने सवालात बनाए हैं, मैं इसका देखें सवाल दिखाता हूँ आप लोगों को। ये इसका नाम है अहमद अली खान। ठीक है, इसने सवाल बनाया है, इसने रिस्क इज रिटेन और एक्सेप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर अप्रूवल ऑफ सीनियर मैनेजमेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। क्या है? इसने पूरी एक्सप्लेनेशन तो दे दी, लेकिन evaluated risk is within the organization predefined criteria. The cost to treat the risk is more than the cost of potential harm due to risk. अगर ये हो तो you accept the risk. ठीक है ना, you don't transfer नहीं कर सकते। इसके choice 2 का आंसर ये है। To pursue an opportunity as some risk can have positive outcomes. It is not feasible to avoid the risk as a process or activity is essential to organization strategic goals. तुमने इसका आंसर कहाँ किया? तुमने इसका आंसर और all of the above। ठीक है, ये 5 चॉइसेस, इसने 5 चॉइसेस वाला सवाल डाला है। ठीक है, तो ये क्योंकि इसने ना ये पूरा 1 2 3 4 5 करके पूरा इसने वो उठाया, राइट? तो ये एक अच्छा सवाल है, अच्छे तरीके से बना हुआ है। इसमें पेज नंबर नहीं डाला तुमने, बस पेज नंबर ना। ठीक है, पेज नंबर तुम जरूर तुम्हें डालना है। अच्छा, मेरे पास ये एक्चुअली डिजिटल नोट्स होते हैं, डिजिटल एक्सेस है मेरे पास, मतलब टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी से। तो अब मैं उसमें से पढ़ता हूँ तो उसमें पेज नंबर्स नहीं होते, तो मैं पेज नंबर PDF है क्या है वो? या स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट से मैं कभी बार पढ़ लेता हूँ, वहां से ऑनलाइन एक्सेस होता है। वो जो स्क्रिप्ट पोर्टल है डॉक्यूमेंट्स का, या किंडल होती है, उससे पढ़ रहा होता हूँ, या नॉर्मली उनका जो एक है 5 मिनट सेकंड। जी जी, ओराइली जो है उसके ऊपर।
जी अहमद अली खान बोलिए। मेरे पास नॉर्मली अब ये जो नोटबुक है निस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ये मेरे पास दो सोर्सेस से मौजूद है। एक है ओराइली जो डेटाबेस है, लर्निंग डेटाबेस है, और एक स्क्रिप्ट की जो डेटाबेस है। वहाँ पेजेस नंबर नहीं होते, लेकिन हाँ मेरे पास टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हो सकते हैं या चैप्टर नंबर, मैं वो डाल सकता हूँ। ठीक है, जो तुम्हारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है तुम उसको डाल दो, वो काफी। क्योंकि पेजेस नंबर जो है वो अगर डिजिटल कॉपी देखी जाए किंडल, उसकी डिफरेंट होती है। पीडीएफ जो नॉर्मल प्रिंटेड, आजकल 2-3 वर्जन होते हैं ना किसी किताब के, हाँ तो वो करना जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ मैं टॉपिक्स वाइज और चैप्टर वाइज उसको नोट डाउन कर सकता हूँ। सही, ठीक है। I mean, अगर मुझे as पीडीएफ long में as मिल जाएगा तो मैं पेज नंबर as long as के तुम ना, मतलब कि there are some rules, मैं उन रूल्स को डिफाइन करके आप सब लोगों के साथ दोबारा शेयर कर लूंगा कि क्या चीज किस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। And then use those rules when you're designing the questions. हाँ, जो मेन जो मकसद है, जो एसेंस ऑफ द थिंग इज के सो दैट समवन कैन हु वांट्स टू गेट टू द टॉपिक, The source पे जाके वो वेरीफाई कर सके, वेरीफाई कर सके, वो चीज मैं इंश्योर करूंगा ताकि वो उसको आसानी हो। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है। जी नदीम, आप मुझसे सवाल पूछे थे, आप जरा दोबारा पूछिए कि आप कह रहे थे कि कोई अच्छी एग्जांपल आपको दे दी जाए। जी बेसिकली मैं चूंकि वो पिछली जो आपने मतलब एक हमारी मीटिंग हुई थी उसमें मैं वो फॉर्मेट नहीं ले पाया, मतलब है कि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं था, तो मैं वो स्किप कर गया। और पिछले हफ्ते मेरी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग थी पूरा हफ्ता ही डेटा सेंटर की, उस वजह से फिर मैं और काम नहीं कर पाया। तो मुझे कोई एग्जाम्पल के तौर पे या जिस तरीके से जोहेब भाई ने या अली भाई ने किसी ने भी कोई किया है ना, तो एक एक्सेल की मुझे एक या दो सवाल मुझे मिल जाए कि मैं उसको रेफरेंस के तौर पे उसी फॉर्मेट को कॉपी करके तो मैं अपने सवाल उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दूं। इसी ग्रुप में अहमद अली दूसरा एक्सप्लेनेशन के बारे में मैं कह रहा था कि मेरे सवालों की ये मैंने आपको भेज दिया है, ये फॉर्मेट आपको उसने अभी ग्रुप में शेयर किया है, आप इसको शेयर कीजिए। आप इसके अंदर एक्सेल शीट भी दीजिए, लेकिन आप उसका नाम चेंज कर दीजिएगा। ये स्काडा सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो सिर्फ अली बना रहा है इस वक्त ना, अहमद अली खान बना बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाकी आप लोग जो है ज्यादातर साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक्स के ऊपर सवाल बना रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो आप इसको यूज कर लीजिए, इससे आपको सारा फायदा हो जाएगा। किसी का कोई सवाल है इससे पहले कि मैं 2 मिनट में इस मीटिंग को खत्म करूं? नहीं है, मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूँ। ये जो है बड़ी जबरदस्त चीज है और बड़ी खुशी हो रही है मुझे दिखाते हुए। ये दुनिया का एक वाहिद कैरिकुलम है जो हमने मदीना यूनिवर्सिटी और दुनिया की जो तमाम बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़, उसको देख के हमने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। इसका जो सारा क्रेडिट है वो शेख मोहम्मद अशाहद को जाता है, ठीक है। क्योंकि मेरा तो सिर्फ विजन था, लेकिन उस विजन को पूरा करने में अल्लाह ताला ने हमसे काम करवाया, ठीक है। तो ये एक आलिम का कोर्स है, ठीक है, जिसकी एक्रेडिशन जो है वो जामिअतुल अज़हर से इस वक्त चल रही है, जिस पे वो काम करेंगे। ये 5-4 साल का कोर्स है। इसके अंदर आपको पूरी अरबिक ग्रामर पढ़ाई जाएगी, अरबिक जो है फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में, यानी कि आप पहले साल के बाद जो है ना बिल्कुल अरबी में प्रॉपर अरबिक में बात कर रहे होंगे, ठीक है ना। ग्रामर आपको आ जाएगी, मॉर्फोलॉजी आ जाएगी, बलागा आपको आ जाएगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, राइट। 4 सालों में तो आप बिल्कुल यानी कि प्रॉपर एक अरब और आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। मेमोराइजेशन है इसमें कुरान की, पहले साल पहला, दूसरा और तीसरा जुज़ करा रहे हैं, दूसरे साल यही है। पहले साल आपको यही पूरा जुज़ है, दूसरे साल आपको इतना है, तीसरे साल आपका इतना है, चौथे साल आपका इतना है। क्योंकि दूसरी चीज़ें भी हैं तो हमने इसमें सिर्फ 15 सिपारे रखे हैं, बाकी जो है वो बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा जो चीज़ है वो कुरान एंड उलूम है, जिसमें तजवीद रूल्स हैं, उलूम अल कुरान है, लॉ वर्सेस हैं, एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन है, अल हदीस एंड उलूम अल हदीस, ठीक है ना। तो वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़िक़्ह एंड उसूल अल फ़िक़्ह, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा सीरा है, हिस्ट्री, दावा, वननेस ऑफ अल्लाह, एंड उसके साथ मैंडेटरी मॉड्यूल्स आपके जो हैं वो कॉर्ड स्ट्राइक, सिसऑप्स और गनीमा लैब्स और मैथ्स फॉर इमर्जिंग पाथवेज आपको तीसरे साल करने होंगे। और उसके बाद ऑप्शनल मॉड्यूल्स के अंदर ये सब चीज़ें। तो बेसिकली ये जो पूरा कोर्स है, इसको पढ़ाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारे पास ऐसे स्कॉलर्स हों कि जब वो पढ़ के निकलें तो दुनिया में कहीं पर भी काम कर सकें। इसके अंदर हम लोग ना सोशल साइंसेस के कोर्सेज भी डाल रहे हैं, डॉक्टर असद जमान के। इसके अंदर हम लोग इंग्लिश भी डाल रहे हैं। ये पढ़ाया जाएगा आपको उर्दू, जो उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो उर्दू में पढ़ सकते हैं, उर्दू उस्ताद होंगे। जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इसकी इंग्लिश की डबिंग मिलेगी आपको, तमाम ऑटोमेटिकली हमारा सॉफ्टवेयर करके देगा आपको ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर उनके स्कॉलर्स की स्पीचेस को वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल सब टाइटल्स नीचे लिखे हुए आ रहे होंगे।
और क्लासेस जो होंगी ओरिजिनली सारी अरबिक में होंगी, ठीक है। तो अगर आप अरबिक में क्लास लेते हैं, बेशक आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही, उसके 2 दिन के बाद वो क्लास आपको ऑटोमेटिकली इंग्लिश सबटाइटल के साथ मिलेगी। या अगर आपने इंग्लिश में पूरा बयान सुना है तो आप इंग्लिश में भी सुन सकते हैं, या अगर आपने वही क्लास को उर्दू में लेना है तो आप उर्दू वाले स्कॉलर से बैठ के वो क्लास ले सकते हैं, राइट। इसकी जो फीस का तयन है वो हम कर रहे हैं। इसका सारा क्रेडिट शेख यूसुफ अल करदावी और दूसरे बड़े स्कॉलर्स के पास जाता है, शेख मोहम्मद शाह जो शेखुल हदीस शेखुल कुरान है। और मकसद इसका ये था कि ऐसे स्कॉलर्स निकलें कि जिनकी जो सोच है, जो फ़िक्र है वो सैयद कुतुब रहिमहुल्लाह और दूसरे बड़े स्कॉलर्स जैसी हो, और वो माशरे में एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सके, कि उनको इस्लाम भी आता हो और उनको दूसरे उलूम भी आते हों। जैसे डॉक्टर असद ज़मान ने एक बड़ी अच्छी टॉक की थी कि ऑब्स्टिकल्स टू रियासत अल मदीना, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं हमारे रियासत अल मदीना के, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, हम मदीना तो रियासत क्यों नहीं बना सकते, इवन सऊदी नहीं बना सकता, क्यों, क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हमने जो उलूम है जो है ना वो अलग कर दिए हैं, ठीक है। मुसलमानों का जो बहुत गोल्डन एज थी ना वो उस वक्त शुरू हुई कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिहाद में लोगों को पकड़े होते थे तो कुफार को बोलते थे, भाई क्या इल्म आता है तुमको, 10 सहाबा को सिखा दो तुम्हें आज़ाद कर देंगे, बिकॉज मुस्लिम्स वर गैदरिंग उलूम, ठीक है। एंड देन वी वर लीडिंग मैथमेटिक्स, वी वर लीडिंग फिजिक्स एंड बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। उस जमाने में तो यहाँ पर ईसाइयों के उसमें अगर कोई इल्म की बात करता था उसको जिंदा जला देते, बोलते थे विच क्राफ्ट, यानी कि ये जो है ना जादू और ये करता है, इसको जला दो, जिंदा जला देते अगर कोई साइंस की बात करता था। लेकिन मुसलमान बहुत आगे गए, अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जत दी, सब कुछ दिया, सब कुछ किया, लेकिन आज मुसलमान पीछे आ गए, क्योंकि अब वही हमारे साथ हो रहा है कि जब हम लोग बात करते हैं उलूम की इसकी, तो हमारे जो स्कॉलर्स हैं जो पाकिस्तान में दूसरे का, वो ये बोलते हैं कि यार ये जो है ना ये दुनियावी चीज़ है। वो यूरोप में वो उसको विचक्राफ्ट का नारा लगाते थे, ये यहाँ बोलते हैं ये दुनियावी चीज़ है, हम ही नहीं चाहिए। जबकि वो पानी की जहाज में बैठ के जाएंगे, मुसलमानों ने बनाया। गाड़ी की जो मैकेनिक्स है सारी, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सारी मुसलमानों ने बनाई, वो उसमें बैठ के जाएंगे, वो जहाज में बैठ के जाएंगे। जहाज जो पूरी चल रही है उसके पीछे जो पूरी फिजिक्स है, ठीक है, उसके पीछे जो पूरी केमिस्ट्री है उसके अंदर, वो सब चीज़ें मुसलमानों ने बनाई, उसकी उनको कोई फिक्र नहीं है। तो दिस इज द की रीजन कि मुसलमान का जो जवाल है वो इस वजह से है, नजूल इसलिए नहीं हो रहा कि हमने उनके एजुकेशन को अलग कर दिया। तो यहाँ पर सोशल साइंसेज, टेक्नोलॉजी के एजुकेशन, जो चीज़ें हम दे सकते हैं उनको देंगे, ताकि जब वो पढ़ के निकलें तो वो ऐसे स्कॉलर्स हों कि वो क्लाउड आर्किटेक्चर, एआई, सिसऑप्स, डेवऑप्स तमाम जगहों पे काम कर सकें, राइट। सो दिस इज अ फिनोमिनल, वो अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए, खैर वाफियत के साथ एक बड़ा काम है। और ये तमाम इनके जो लेक्चर्स होंगे वो अरबिक, डेनिश, डच, इंग्लिश, फिलिपिनो, फ्रेंच, जर्मन, गुजराती तमाम ज़बानों में आपको मिलेंगे, राइट, इंशाल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। 3 महीने के बाद ये 3 से 4, ये मैक्सिमम 6 महीने के बाद इसको लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ प्लानिंग चल रही है, अभी भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। और इसकी जो एक्रेडिशन है वो जामिअतुल अज़हर और मुख्तलिफ जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया में, उससे हम करवाने में लगे हैं। एक और प्लेटफॉर्म, हाँ सॉरी टू कट इट डाउन, एक और प्लेटफॉर्म था अल-बुरूज इंस्टीट्यूट, वो साल पहले मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन उसमें कंटिन्यू, उनका आलिम ऑनलाइन प्रोग्राम था। आपको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? अल-बुरूज? नहीं, मुझे अल-बुरूज का नहीं। वो ऑनलाइन वो भी इस तरह ही कुछ कर रही थी, उसका भी कोई करिकुलम था एक साल। असल में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो पढ़ाते हैं वो सिर्फ इतनी चीज़ पढ़ाते हैं कि आपको आलिम बना देते हैं। हाँ, वो आलिम ऑनलाइन कोर्स बस। लेकिन हमें आलिम नहीं चाहिए खाली, हमें ऐसे लोग चाहिए जो माशरे में प्रोडक्टिवली काम कर सके। हमें वो मस्जिद में आलिम नहीं चाहिए जो मस्जिद में बैठा हुआ है, नहीं। हमें वो आदमी चाहिए कि जो मस्जिद में आके नमाज पढ़ाए, फिर मस्जिद से बाहर जाके पता हो कि माशरे में क्या हो रहा है, किस तरह चीज़ें करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। आज हमारे मस्जिद में जो आलिम बैठे हुए हैं वो देख लो क्या हो रहा है उनके साथ, राइट। जब वो करप्ट सियासतदानों के साथ हाथ मिलाते हैं तो वो किस किस्म के कामों में पकड़े जाते हैं। क्योंकि अगर कोई गलीज चीज़ खाएगा, क्योंकि उनको सियासत का नहीं पता, उनको किसी चीज़ का नहीं पता, बस वो कहते हैं हाँ जी हम यहाँ से इनसे हाथ मिला लेते हैं, ठीक है, सबके साथ हाथ मिला लेते हैं और इनके साथ हम रहते हैं, ठीक है, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, कोई भी सारे जो गलीज मुर्दार लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और उनके साथ बैठते भी हैं। तो अगर इस्लाम में अगर आपको सोसाइटी में चेंज लेकर आना है ना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है ना ऐसा काम करें कि आप पहले तो सच बोलना सीखें, और आपको इस्लाम के तमाम उलूम के ऊपर उबूर हासिल हो, और आपको दुनियावी उलूम के ऊपर भी उबूर हासिल हो। Then you can create a change in the society. Otherwise you cannot change the society. रोटी कपड़ा मकान तमाम मुसलमानों के लिए और इस्लामिक सोसाइटी में ज़रूरी है। जो बेसिक इनकम है, जो वजीफ़ा मिलना है वो भी ज़रूरी है, लेकिन अगर उसको आगे कामयाबी हासिल करनी है तो उसको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, राइट। तो ये एक बड़ा चेंज है। तो आप लोगों के पास अगर वक्त हो और अगर आप लोग 1-1.5 घंटा निकाल सकते हो, 2 घंटे रोज़ाना निकाल सकते हो,
अपनी दीन व आखिरत के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो इसमें अगर रजिस्टर होगे तो आप लोगों का जहन खुलेगा, आप लोगों को पता चलेगा कि लाइफ में प्रायोरिटीज क्या हैं। ठीक है साजिद भाई, ये नहीं कि आप बस सर्टिफिकेशन करते चले जाओ। ठीक है, बेशक डायरेक्टर बनो, सब कुछ करो, बिल्कुल जाओ इंशाल्लाह, सब कुछ करो, बट अगर अपनी और अपने बच्चों की, सबकी ईमान की हिफाजत करनी है तो आपको खुद पहले दीन अच्छी तरह सीखना पड़ेगा ताकि आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। और अगर आपने वो इम्प्लीमेंटेशन की तो फिर आप जो है ना सब लोग कामयाब हो सकते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो ज़रूर, अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन होगा, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, सब कुछ आपको अवेलेबल होगा, तो इसमें ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकें। राइट, एक स्कॉलर से मैं बातचीत कर रहा था, वो पढ़ाने के लिए यहाँ पर आएंगे। है उनका ताल्लुक जो है ना वो घाना से है, युगांडा से, लेकिन वो बिल्कुल उर्दू साफ बोलते हैं, पश्तो साफ बोलते हैं। देखोगे हबशी हैं, काले बिल्कुल, ठीक है, लेकिन पश्तो बोलते हैं वो, क्योंकि वो पेशावर में रहे। ठीक है, 8 साल बिदम पेशावर में रहा, बिल्कुल साफ पश्तो बोलता है, मेरे घर भी आता है। ठीक है, मेरे घर के पास ही रहता है। सही है, शेख हसन अल हबीब उनका नाम है। ठीक है, उर्दू भी बिल्कुल साफ बोलता है क्योंकि पाकिस्तान में वो आलिम भी बना। ठीक है, 8 साल वो वहाँ रहा सरहद में, आलिम बना, सब कुछ करके निकला माशाअल्लाह। तो और 4 साल उसने कराची में गुजारे। ठीक है, तो उसको उर्दू भी आती है, पश्तो भी आती है, उसको अरबी भी आती है, उसको अपनी ज़बानें भी आती हैं, इंग्लिश भी बोलता है माशाअल्लाह। यहाँ पर आलिम है, यहाँ पर मस्जिद में जो है ना कुरान पढ़ाते हैं। तो वही कह रहे थे कि भाई कोई मस्जिद में आता है ना, एक और परसेप्शन हमने चेंज करना है कि कोई भी मस्जिद में आता है, कहता है आप ना कोर्सेज के लिए पैसे दे देंगे, खाना खाएंगे, पैसे दे देंगे, लेकिन जब आप इल्म की, उसकी ईमान की बात करते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि ये फ्री में होना चाहिए। तो भाई उलमा कराम कैसे अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करेंगे? बिकॉज उनके पास जो अभी एग्जिस्टिंग उलमा कराम है, उनके पास तो वो उलूम नहीं है दुनियावी उलूम के वो कर सकें। राइट, और यहाँ पर कोई इस्लामिक स्टेट नहीं है कि आप वो कर सकें। सो इन द इंटरिम उस गैप को, वॉइड को कंप्लीट करने के लिए लोगों के पास, लोग ना ऐसी प्रोजेक्ट्स में अपना वक्त लगाएं ताकि वो, हमारी इसकी जो फीस होगी ना महीने की, वो $200 होगी। $200 कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें आपको कॉर्ड्स का एक्सेस भी दिया जाएगा, उसमें आपको सिसऑप्स का एक्सेस भी दिया जाएगा, उसमें आपको तमाम चीज़ों का एक्सेस भी दिया जाएगा और आपको आलिम भी बनाया जाएगा। लेकिन उसके जो पैसे होंगे सारे, वो सारे के सारे उलमा कराम की तनख्वाह में जाएंगे। ठीक है, हम इसमें कुछ भी वो नहीं कर रहे। सो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग कि बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, शेख जिब्रील और ना मुख्तलिफ बड़े बड़े जो जय्यद स्कॉलर हैं, लीबिया से, सूरिया से, कतर से, बहरीन से, मसर से, सऊदीया से, मुख्तलिफ जगहों से मैं स्कॉलर्स को लेकर आ रहा हूँ, और ये और पाकिस्तान के भी स्कॉलर्स को लेकर आ रहा हूँ। बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, पाकिस्तानी स्कॉलर सारा उर्दू में पढ़ाएंगे, उनके लिए उर्दू के लिए अलग है। बाकी जो बाहर है, जो उनकी भी फीसें जो होंगी वो पाकिस्तानी रुपए में होंगी, तो वो उनके लिए होंगी। बाकी बाहर वालों के लिए डॉलर में फीस होगी, उनको वहाँ जाएगा, यही फीस को रखा जाएगा उधर ही। लेकिन व्हाट वी वांट इज कि उनको भी मिले, इनको भी मिले, और ये अपने गुजर बसर भी अच्छी तरीके से कर सकें और इस काम को फैलाया जा सके। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट संडे को मुलाकात होती है, मैं इस सेशन को अपलोड कर दूंगा, फिर हम वहाँ से आगे बात करें। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम।